हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे। तो आज के ज्ञान के पिटारे में क्या है खास? वास्को डी गामा भारत कैसे पहुंचा? नाम तो सुना ही होगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच ये हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देशों के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वो पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उन्हें जरूर कुछ छिपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन रास्ते थे। पहला रशिया पार करते हुए चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुँच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तट पहुँचे और वहाँ के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर है और पत्तन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की ये खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए। उन्होंने भारत के केरल राज्यों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में ये क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहाँ रहने के बाद वो भारत चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। गुस्टावो डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषी भी थे,
जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले और एक कई बंटू बोलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पेड्राओ भी ले गए थे। पेड्राओ यानी पत्थर का एक स्तंभ, जिसके माध्यम से वो अपनी खोज और जीती हुई भूमि को चिन्हित करता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे इस वीडियो का ज्ञान? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हाँ, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि अगली बात आप किस विषय पर जानना चाहेंगे। और हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज्ञान से वंचित मत रहिए जनाब, और रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।